Good evening, everybody. Evening, sir. Good evening. मैंने आपको लास्ट क्लास में कोई होमवर्क तो नहीं दिया था? नो सर। नो सर। दिया भी होता तो आप करते थोड़ी ना। ये बताइए कि सेकंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आपने रूल्स लिखवाए। रूल्स लिखना। ठीक है, देखिए रेडॉक्स रिएक्शंस में अब तक हम बैलेंसिंग का फर्स्ट मेथड डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट मेथड इज नोन बाय टू नेम्स। उसके दो नाम होते हैं, या तो आप उसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कह सकते हैं या फिर हाफ रिएक्शन मेथड भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में दूसरा रूल स्टार्ट कर दिया था, विच इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के मैंने 3 पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा दिए होंगे। सभी लोगों ने वो रूल्स लिख लिए थे? कोई अगर लास्ट क्लास में एब्सेंट था, उन्होंने भी वो रूल्स लिख लिए कि नहीं? सबके पास है ना रूल्स? तो अगर आप लोगों ने रूल्स लिखे हुए हैं तो मैं आपको बस एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं उन रूल्स को, और उसके बाद फिर हम उस मेथड से बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर पूछ रहा हूं, सब लोगों ने रूल्स लिखे हुए हैं ना? यस सर। ठीक है, देखिए कोई इक्वेशन ले लेता हूं मैं बोर्ड पे, कोई स्केलेटन इक्वेशन, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और उसे सेकंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग की हेल्प से समझाता हूं आपको। देखिए Cr2O7 2 negative plus Fe2 positive gives Cr3 positive plus Fe3 positive plus H2। ठीक है, सपोज कीजिए दिस इज अ स्केलेटन इक्वेशन। आप चेक कर सकते हैं, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में ऑलमोस्ट सारा कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, लिखने का तरीका बदलेगा, अदरवाइज सब कुछ वैसा ही है। आपको याद है पिछला वाला जो मेथड था उसमें हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते थे कि वी यूज्ड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट। हम हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसके ऊपर लिखते थे, और एरो डाल के हम ये मार्क करा करते थे कि क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या चीज रिड्यूस हो रही है। सबको याद है पिछला वाला मेथड का स्टेप? यस सर। देखो यहाँ पे बस एक बहुत ही माइनर सा चेंज होगा। सबसे पहले तो हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्रोमियम की अगर आप यहाँ पे निकालेंगे +6 आएगी, आयरन की यहाँ पे +2 है, क्रोमियम की यहाँ पे +3 है, आयरन की +3, और वाटर में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लिख देता हूं ये, दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताइए अमन शर्मा, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर हम पिछला वाला मेथड कर रहे होते आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो हम क्रोमियम से क्रोमियम तक जो एरो डालते उस पे हम क्या लिखते? अमन सर रिडक्शन। क्रोमियम से क्रोमियम पे एरो डालते हम रिडक्शन लिखते, और आयरन से आयरन पे एरो डालते हम ऑक्सीडेशन लिखते। सब लोगों को ये बात याद है ना? यस सर। यस सर। लेकिन इस मेथड में हमें कुछ और करना है। देखिए स्टेप 1 में जब हम आयरन से आयरन पे एरो डालेंगे तो हम रिडक्शन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डिक्रीज बाय 1। यहां पे +2 था, यहां पे +3 है, तो 1 यूनिट से डिक्रीज हुआ ना, तो हम लिखेंगे डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1। ठीक है, ऐसे ही क्रोमियम से क्रोमियम पे एरो डालेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे? सब लोग बताओ। इंक्रीज बाय 3। नहीं, ध्यान से देखिए, आपको ये चीज ध्यान से देखनी है। देखो आप ना इंक्रीज बाय 3 एक क्रोमियम को देखकर कह रहे हो, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम पे +6 है, तो बताइए 2 क्रोमियम पे कितना होगा? +12। और उधर भी आप 2 क्रोमियम कंसिडर करिए, हम बैलेंस तो करेंगे ही ना। अगर इधर 2 क्रोमियम है तो उधर भी 2 होने चाहिए ना, सो वी विल बैलेंस दैट। तो जितने क्रोमियम उधर है उतने ही क्रोमियम उधर कंसिडर करिए, और फिर बताइए इंक्रीज बाय क्या लिखना चाहिए? इंक्रीज बाय 6। सब लोग बताइए इंक्रीज बाय 6 कैसे हुआ? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। बेशक अभी हमने इक्वेशन बैलेंस नहीं करी है,
अभी उधर एक ही क्रोमियम है, लेकिन अगर इधर दो हैं तो जितने भी जिस भी साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे ना, उस हिसाब से चार्ज का इंक्रीज या डिक्रीज पता लगाओगे। अगर मान लो इधर एक क्रोमियम होता, इधर दो होते, तब भी आप 2 क्रोमियम के हिसाब से देखते। ठीक है, तो जिधर भी ज्यादा एलिमेंट होंगे उस हिसाब से आप इंक्रीज या डिक्रीज पता लगाएंगे। इधर एक क्रोमियम पे +6 है तो 2 पे +12 होगा। इधर भी अगर 2 होते तो +6 होता, तो दैट्स व्हाई 12 से 6 डिक्रीज बाय 6, इंक्रीज बाय, मैंने पहले वाली लाइन गलत लिखी, दिस इज इंक्रीज। इंक्रीज, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो ना सब सही से? यस सर। यस Yes, sir. मुझे किसी ने बताया नहीं? सर, मुझे लगा ये ऐसे ही होगा इन्वर्स। नहीं नहीं, अगर आपको कुछ भी गलत लगा करे तो बता दिया करो। ठीक है, सो दैट वाज इंक्रीज बाय 1। और बताइए, दोबारा बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे शशांक? डिक्रीज बाय 6। डिक्रीज बाय 6। एक बार फिर बताइए, पहला स्टेप सबको समझ में आ गया क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. यस दिस सर। इज स्टेप 1। अब स्टेप 2 इज वेरी सिंपल, और 80% ऑफ बैलेंसिंग स्टेप 2 में ही हो जाएगी। 80% ऑफ बैलेंसिंग स्टेप 2 में ही खत्म हो जाएगी। आप जरा ध्यान से देखिए स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 की हम एक हेडिंग डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनना सब लोग, स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में आपको डिक्रीज को इंक्रीज से और इंक्रीज को डिक्रीज से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्रोमियम में 6 का डिक्रीज आया ना, तो आप आयरन को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आयरन में जितना चेंज आया उसे क्रोमियम से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका चेंज इसमें और इसका चेंज इसमें रिएक्टेंट की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर बताओ, क्रोमियम में डिक्रीज बाय 6 आया तो हम आयरन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 6 लगा देंगे। और आयरन में 1 का इंक्रीज आया तो हम क्रोमियम को 1 से ही मल्टीप्लाई रखेंगे। लेकिन ये चीज सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ करनी है, तो रिएक्टेंट की तरफ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द इंक्रीज एंड डिक्रीज विद वन अनदर, एंड वी हैव टू बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप देखो मैं कर दिखाता हूं। आप बताइए Cr2O7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 1. तो इसे तो Cr2O7 ही लिखा रहने देते हैं, प्लस आयरन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6. 6Fe2 पॉजिटिव गिव्स। अब इस यहां पे जितने जितने एलिमेंट है ना, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट की साइड अपने आप बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। तो देखो, अगर इधर 6Fe2 प्लस है तो इधर भी 6 ही होने चाहिए। इधर क्रोमियम कितने हैं बताओ? 2. और इधर Cr3 से पहले 2 लगा देंगे, 2Cr3 पॉजिटिव, प्लस अगर इधर 6 आयरन है तो उधर भी 6 लगा देंगे, 6Fe3 पॉजिटिव प्लस H2। एक बार सब लोगों ने स्टेप्स लिखे थे ना, सेकंड स्टेप पढ़ो जरा जो मैंने लिखवाया था, और पढ़कर बताओ उसकी थ्योरी आपको समझ में आ रही है कि नहीं। यस पढ़ा आप लोगों ने या ढूंढ रहे हैं अभी कहाँ लिखा है? सर, पढ़ लिया। सर, पढ़ लिया। समझ में आ गई उसकी थ्योरी, लैंग्वेज उसकी? यस सर। Yes, sir. तो सेकंड स्टेप में आपको इंक्रीज को डिक्रीज से और डिक्रीज को इंक्रीज से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऑन द रिएक्टेंट साइड, एंड ऑन प्रोडक्ट साइड यू हैव टू बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 2, अब स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 और स्टेप 4 में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं यूजिंग द सेम रूल्स एज इन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, और वही वाले रूल लगाने हैं जो हम पिछले वाले मेथड में लगाते थे। तो स्टेप 3 में ऑक्सीजन बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। आशी बताइए ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते थे हम? तो वाटर ऐड करके। वाटर ऐड करके। तो आप मुझे बता सकते हैं किस साइड कितने वाटर ऐड करेंगे? सो हम LHS साइड 7 वाटर को ऐड कर देंगे। LHS बोला आपने? सर RHS। राइट हैंड साइड में 7 वाटर करने हैं। देखो 7 करने हैं या 6 और करने हैं?
तो 6 और करने होंगे। है ना। इधर 7 ऑक्सीजन है, इन 7 में से एक उधर ऑलरेडी है, तो हमें 6 वाटर और करने हैं, तो हम इसी को 7 बना दें। यस सर। सब लोग बताइए, एक वाटर यहाँ पे ऑलरेडी है, हमें 6 वाटर और ऐड करने हैं, तो इसी को 7H2O बना देना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए Cr2O7 2 negative plus 6Fe 2 positive gives 2Cr 3 positive plus 6Fe 3 positive plus 7H2। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस करने का स्टेप हो गया, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतने वाटर ऐड कर दी। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 3 पे, स्टेप 4 पे, लास्ट स्टेप है ये हमारा, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। एसिडिक मीडियम है। दक्षप्रीत आप बताइए, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते थे? दक्षप्रीत। दक्षप्रीत आप अवेलेबल नहीं हो। ऋषभ आप बताइए, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते थे एसिडिक मीडियम में? सर H पॉजिटिव आयन ऐड करके। तो आप मुझे बता सकते हैं किधर हमें कितने H पॉजिटिव करने हैं? सर LHS साइड सर 14 H पॉजिटिव। रिएक्टेंट की तरफ 14 H पॉजिटिव कर देते हैं, और प्रोडक्ट सब कुछ वैसा ही रहेगा, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, एंड विद दिस स्टेप आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आप चेक कर सकते हैं एवरी एलिमेंट इज बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स। सो दीज आर द 4 स्टेप्स जो आपको लगाने होंगे। एक बार फिर से सुनिए, सबसे पहले स्टेप में यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट एंड यू हैव टू मार्क इट कि कितने का इंक्रीज और कितने का डिक्रीज आ रहा है। फिर स्टेप 2 में आपको इंक्रीज को डिक्रीज से और डिक्रीज को इंक्रीज से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ हर एलिमेंट को अपने आप बैलेंस कर लेना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, फिर बैलेंसिंग ऑक्सीजन के लिए वाटर वाला स्टेप, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर होते हैं वाटर, और बैलेंसिंग हाइड्रोजन के लिए अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ लगा देंगे। और आपको याद होगा अगर बेसिक मीडियम होता तो हम क्या करते, जिधर हाइड्रोजन कम होते उधर उतने वाटर और दूसरी तरफ उतने ही OH नेगेटिव। सो ये वाला स्टेप अब आपको छोटा लगेगा, इजी लगेगा। बताइए आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे यहीं पे कुछ इक्वेशंस की। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको बिल्कुल आखिरी इक्वेशन कौन सी करवाई थी? Yes, sir. कौन सी वाली करवाई थी बताइए? अनबैलेंस्ड स्केलेटन इक्वेशन बोलिएगा। Sir, N2H4 plus ClO3 negative. N2H4 plus ClO3 negative gives, NO plus Cl negative. ये वाली इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करी थी। अब आप सब लोग इसी इक्वेशन को इस वाले मेथड से करिए, अभी करिए। बेसिक मीडियम की इक्वेशन है। सर हाँ जी, सर सेकंड स्टेप एक बार समझा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला किसमें क्या मल्टीप्लाई करना है मतलब? देखो जिसमें इंक्रीज आया उसे डिक्रीज वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और जिसमें डिक्रीज आया उसे इंक्रीज वाले से। जैसे मैंने ऊपर वाला स्टेप मिटा दिया, मैं आपको ऐसे बताता हूं। ऊपर हमने आयरन से आयरन में लिखा था इंक्रीज बाय 1, याद है आपको? कौन आयरन में आयरन, तो आयरन में क्योंकि इंक्रीज आ रहा था 1 का, तो हमने क्रोमियम को 1 से मल्टीप्लाई करा, और क्रोमियम में डिक्रीज आ रहा था 6 का, वो हमने आयरन से मल्टीप्लाई करा। इंक्रीज वालों को डिक्रीज से और डिक्रीज वाले को इंक्रीज से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके सर। सब लोग इसे करिए और जल्दी से करके चेक करते हैं कि आप बैलेंस हो पाई आपसे, या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है। सब लोग ट्राई कीजिए। हमारी अगर आज की क्लास में आपको बैलेंसिंग की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई तो इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फिर हम आज।
जब आप लोगों की बैलेंस्ड हो जाए तो हैंड रेस करते जाइएगा, जिस जिसका बैलेंस हो जाए वो हैंड रेस कर दीजिए, और कहीं कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताइएगा। जिन लोगों का बैलेंस हो गया वो चेक करिए, क्या बिल्कुल वही इक्वेशन आई है जो पिछले वाले मेथड से हमने बैलेंसिंग करी थी वो आई थी, या आपकी बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज आया है? मैं स्टेप 1 कर रहा हूं बोर्ड पे, सब लोग चेक करिएगा। स्टेप 1 देखिए, सबका सही हुआ है या किसी का गलत हुआ है? सर मेरा गलत है। सर गलत हुआ। किस किस का गलत हुआ बताना, शशांक आपका और यस सर। गौरव। सर मेरा। कुणाल आपका और गौरव। और अनन्या शर्मा यस सर। आपका स्टेप 1 सही है? नहीं सर, गलत है। क्या गलती करी है? सर इंक्रीज बाय 4 लिखा है 8 की जगह। लेकिन आपको समझ में आया कि इंक्रीज बाय 8 कैसे होगा? नहीं सर। देखो, इधर एक नाइट्रोजन में -2 निकाला था आपने, यस सर। तो 2 नाइट्रोजन में कितना होगा? सर -4। उधर भी 2 मानने हैं, क्योंकि जितने इधर है उतने ही उधर कंसिडर करने हैं। एक नाइट्रोजन पे +2 है, तो 2 नाइट्रोजन पे कितना होगा? +4। तो -4 से +4। ओके सर, 8। ठीक है। शशांक, कुणाल, सर मैंने इसका भी गलत हुआ है, प्लस समझ में आया? यस सर। यस और ये डिक्रीज बाय 6 सही था। यस सर, ये सही था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, N2H4 को, गौरांग आप बताओ, N2H4 को किससे मल्टीप्लाई करें और ClO3 को किससे करें? सर N2H4 को 6 और दूसरे को 8 से। ठीक है।
तो 6N2H4 प्लस 8ClO3 नेगेटिव गिव्स, अब इस हिसाब से प्रोडक्ट की तरफ अपने आप बैलेंस कर लो। इधर 12 नाइट्रोजन है तो उस साइड आप 12 NO कर दो, प्लस इधर 8 क्लोरीन है तो उधर 8Cl नेगेटिव कर दो। बताइए ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर। यस सर। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। देखिए इधर है 24 ऑक्सीजन एटम्स और 24 में से 12 इधर ऑलरेडी है तो 12 H2O और ऐड कर देंगे। 6N2H4 plus 8ClO3 negative gives 12NO plus 8Cl negative plus 12H2O। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप 12H2O करेंगे ना तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए होंगे अपने आप। यस सर। तो आपको हाइड्रोजन वाला अलग से स्टेप लगाना ही नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस करते ही हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो दिस विल बी द बैलेंस्ड इक्वेशन, लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो आएगी वो आप रिपोर्ट करेंगे। सर बताइए समझ में आया कि नहीं? सर हाँ जी, वो हाइड्रोजन एटम कैसे? आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 12H2O समझ में आ गया? यस सर। अब आप गिनो दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है कि अलग अलग है? ओके सर। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी सेम आ रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन का अलग से कोई स्टेप लगाना ही नहीं पड़ेगा। ओके सर। बताइए ये वाला मेथड समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। अभी हम इसकी 2 इक्वेशंस और प्रैक्टिस करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। देखिए इतने सारे स्टूडेंट हैं, किसी एक ने भी डाउट नहीं बताया मुझे, किसी को तो डाउट होगा। पक्का किसी को भी डाउट नहीं है इस वाले मेथड में? अगर है तो मुझे बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। करिए इस मेथड से बैलेंस। इसमें मुझे लग रहा है कि आप मिस्टेक करोगे। आप एक बार ध्यान से करो, एक बार ट्राई करो पहले। Excuse me.
जिसकी बैलेंस हो जाए हैंड रेस कर दीजिएगा। डाउट है। ठीक है, सर डाउट है। ओके। सर डाउट। और बताइएगा किस किसको डाउट है। राघव हो गई बैलेंस्ड? सर ट्राई किया है सर। आप अपने आप चेक करो ना, आप पता चल जाएगा दोनों तरफ हर चीज बैलेंस्ड है कि नहीं। सर एक मिनट सर। चार स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट बताया है और एक स्टूडेंट ने बैलेंस कर लिया, बाकी सब लोग बताइए क्या कर रहे हैं। सर डाउट है। ओके, सर डाउट है। गौरांग बैलेंस हो गई? यस सर। याशिका? याशिका? यस सर। याशिका स्टेप 1 हो गया। यस सर। स्टेप 1 में मुझे हर एलिमेंट के ऊपर बताइए क्या क्या चार्ज लिखा। इधर क्लोरीन के ऊपर क्या लिखा? बोलो याशिका। स्टेप 1 हुआ या नहीं हुआ याशिका? याशिका? नहीं रिप्लाई कर रहे आप। तनिष्क गुप्ता? यस सर। स्टेप 1 हो गया? सर अभी थोड़ा सा स्टेप थोड़ी 1 भी रह रहा कंफ्यूजन है। हो रही थी। आप में से किसका स्टेप 1 हो गया जरा बताइएगा। वो हुआ ही नहीं पूरा। मेरा मेरा सार्थक शर्मा? यस सर। स्टेप 1 हो गया? सर आधा ही हुआ है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज वाला लिखा है। एरो नहीं डाले। सर डिक्रीज वाला डाल दिया, इंक्रीज समझ नहीं आ रहा। खुशी श्रीवास्तव? यस सर। स्टेप 1 पूरा हो गया? यस सर मैं स्टेप 3 तक कर लिया सर बट कंफ्यूजन है। चलो कोई बात नहीं, स्टेप 1 चेक करते हैं। खुशी आप बताइए क्लोरीन के ऊपर इधर कितना आया? सर मैंने 14 लिखा है। 2x लेके निकाली थी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या x लेके निकाली थी? सर 2x लेकर ही निकाली थी। तो क्या लिखा था 2x के आगे फॉर्मूला पढ़ो पूरा। सर मैंने लिखा था 2x - 14 = 0।
तो x इज इक्वल टू 2x minus 14 equals to 0, उसके बाद से 2x equals to 14, फिर x equals to 14 upon 2, that is 7. हाँ तो 7 आएगा ना, आपसे 14 क्यों बोल रहे हो? 7 तो लिखेंगे सर ना, आपने बताया था ना कि 2 होते हैं तो फिर उन्हें इनटू। आपको लिखना 7 है, कैलकुलेट जो करोगे ना वो 2 के हिसाब से करोगे, इंक्रीज या ओके, डिक्रीज, ओके। लेकिन यहाँ पे 14 नहीं लिखोगे। ओके सर 7 सर, पहले 7 ही लिखा था, फिर वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। +7 और बताते Yes, जाओ, sir. इधर भी बताओ, इधर सर इधर मैंने लिखा है -2। ठीक है, हाइड्रोजन पे +1, इस ऑक्सीजन sir. पे सर इस पे फिर मैंने 4 लिखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने उसको इंटू 2 करा तो 8 आ रहा था। अरे क्या कह रहे हो आप, ये नहीं, नहीं, परऑक्साइड है, परऑक्साइड वाले ऑक्सीजन पे -1 होता है, अच्छा हाँ सर, वो मैं क्लोरीन का बता रही थी, सॉरी। दिस इज अ परऑक्साइड। यस सर। इधर क्लोरीन पे बताइए, और कोई बताइए जिसने स्टेप 1 पूरा कर लिया कॉन्फिडेंटली। 3 सर +4 +3 एक जना मयंक आप बोलो, इधर क्लोरीन पे कितना आया सर +3 और ऑक्सीजन पे सर -2 इधर ऑक्सीजन पे सर 0 ठीक है। अब अनन्या शर्मा एरोज बताइए, पहला एरो आपने कहां से कहां डाला और उस पे क्या लिखा? सर पहला एरो मैंने Cl2O7 से ClO2 में डाला और लिखा डिक्रीज बाय 1। कितना? सर 1। कैसे करा कैलकुलेट आपने डिक्रीज बाय 1? सर डिक्रीज अनन्या मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज है? सर +7। तो 2 पे सर 14। 14, इधर एक पे +6 है तो 2 पे कितना होगा? सर 12। सॉरी, एक पे +3 है तो 2 पे 6। 6, इधर 14 था, इधर 6 है, अब बताओ डिक्रीज बाय 8। तो फिर ठीक है। अब इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे दूसरा एरो डलेगा, बिनी आप बताइए इस एरो पे आपने क्या लिखा? बिनी सर इंक्रीज बाय 1। देखो दोबारा, इधर एक ऑक्सीजन पे -1 है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा बिनी? -2। बिनी आपकी आवाज स्लो हो गई। -2। और उधर 2 पे 0 है तो -2 से 0 इंक्रीज बाय 2 हुआ ना। ओके सर। आप में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये पहला स्टेप बिल्कुल परफेक्टली सही है? सर मेरा सर मेरा है कुछ का सही? चलिए, कुछ का तो सही हुआ। अब जिनका गलत था या जिनको डाउट था पहले स्टेप में, अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। स्टेप 1 पहले क्लियर करते हैं, किसी को भी डाउट है बिल्कुल फ्रैंकली बताइए। सर पेरोक्साइड्स कैसे पता लगा? पेरोक्साइड वैसे तो स्ट्रक्चर से पता लगते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट ये तो आपको मालूम ही होगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। शशांक, H2O2 आज से पहले कभी देखा या सुना है? सर लास्ट क्लास में बताया था आपने शायद। नहीं मतलब मैंने बताया था उससे पहले आपने कभी 10th तक इसके बारे में सुना नहीं? नो सर मैंने नहीं सुना। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोगों को मालूम ही होना चाहिए। बाकी सबको मालूम है H2O2 इज पेरोक्साइड? यस सर। सर स्टेप 1 एक बार फिर पूछ रहा हूं, किसी को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल फ्रैंकली बता दीजिए, हेजिटेट मत करिएगा कृपा। यस सर। क्लियर है स्टेप 1 अच्छी तरह? यस सर। अलीशा, एलिना, अनन्या, अविका। सर हाँ जी। ये 2O2 पे जैसे O2 के ऊपर -1 चार्ज है, दूसरे O2 पे 0, तो सर इंक्रीज बाय 2 में कोई समझ नहीं आया थोड़ा। देखो समझो, खुशी आपने लिखा था -1 या आपने कुछ और लिखा था? नहीं, यहाँ पे मैंने -1 ही लिखा हुआ था, ये वाला सही था मेरा, इंक्रीज बाय 2। अब आप ये बताइए कि ये जो आपने -1 लिखा है, ये एक ऑक्सीजन पे लिखा है या दोनों ऑक्सीजन पे मिला के लिखा है? सर ये मैंने एक ऑक्सीजन का लिखा था क्योंकि पेरोक्साइड में। ठीक है।
तो बताओ 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा खुशी? सर -2। याद रखना इसे -2। उधर दोनों ऑक्सीजन पे कितना होगा? सर यहाँ पे तो 0 ही होगा। तो -2 से 0 इंक्रीज बाय -1 0। ओके सर, ओके। पक्का? यस सर, यस सर। टीआर ऋषभ आपको समझ में आ गया? यस सर। टीआर ठीक है सर। आई होप आपको स्टेप 1 क्लियर है। ठीक है, कोई स्टेप 1 में कुछ डाउट पूछ रहा है शायद? निखिल तोमर आपको क्या डाउट है? निखिल तोमर देखिए आप बोलेंगे तभी तो हम स्टेप 1 से आगे बढ़ेंगे, वरना आज की क्लास हमारी स्टेप 1 पे ही निकल जाएगी। डिक्रीज बाय 8 कैसे आया? देखिए मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा। अपना माइक ऑन करिए, लिख लिख के बात नहीं होगी। निखिल माइक ऑन करिए। मैं आपको समझाने के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, तो बिना पूछे तो नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा तो। एक क्लोरीन पे यहां पे +7 था, तो 2 क्लोरीन पे कलेक्टिव चार्ज +14 होगा। ये देखिए 14 होगा 2 क्लोरीन पे। इधर एक क्लोरीन पे +3 था, तो आपको 2 क्लोरीन मानकर चलने पड़ेंगे, क्योंकि इधर 2 है तो उतने ही इधर भी मानेंगे। 2 क्लोरीन पे +6 हो जाएगा। 14 से 6 8 का डिक्रीज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, इंक्रीज को डिक्रीज से और डिक्रीज को इंक्रीज से। तो Cl2O7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से 2 से। इसको 8 से। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ध्यान से देखिए। 2Cl2O7 प्लस 8H2O2। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी हर एलिमेंट बैलेंस करना है आपको अपने आप, लेकिन उस ऑक्सीजन को आपको यहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। देखो यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं हुई। ये वाला यहाँ पे भी -2 था और यहाँ पे भी -2 ही है। तो क्लोरीन के साथ एसोसिएटेड जो ऑक्सीजन है ना, वो तो हम ऑक्सीजन वाले स्टेप में करेंगे, लेकिन जो जहां से जहां आपने एरो डाला था वो वाला ऑक्सीजन आपको यहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है वो तो आपको यहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई ऑक्सीजन की, वो आप आगे वाले स्टेप पे करोगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद कोई डाउट तो मुझे बताइएगा। इधर टोटल क्लोरीन हो गए 4, तो इधर भी 4 होने चाहिए, तो हम लिखेंगे 4Cl2 नेगेटिव प्लस इधर ये वाले ऑक्सीजन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई थी, ये कितने हैं? 16। तो इधर हम लिखेंगे 8O2। इस ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन हम यहीं पे बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। जो क्लोरीन के साथ वाले ऑक्सीजन है वो हम ऑक्सीजन वाले स्टेप में करेंगे। सब लोग बताइए ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। किसको नहीं आया? सबको आ गया। अब आगे तो कुछ बचा नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक ऑक्सीजन वाला स्टेप लगाते हैं, एक हाइड्रोजन वाला लगाते हैं। ऑक्सीजन, आप देखो ये वाले ऑक्सीजन तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। H2O2 और O2 वाले तो आप बैलेंस कर चुके हो, बस क्लोरीन से क्लोरीन चेक करो कितना डिफरेंस आ रहा है। इधर 14 ऑक्सीजन है 2Cl O7, और इधर कितने हैं? 8 तो इधर 14 है, इधर 8 है, तो इधर कितने कम है? 6 6 H2O ऐड कर देंगे इधर। ठीक है, 2Cl2O7 plus 8H2O2 gives 4ClO2 negative plus 8O2 plus 6H2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 4, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब ये मैं आप में से किसी से पूछूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट यहां प्रेजेंट है। जिया, जिया जिया शर्मा,
यस सर। जी हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। हाइड्रोजन बैलेंस करना है इसमें बेसिक मीडियम के हिसाब से। पहले तो यहाँ पे गिनिए रिएक्टेंट की तरफ कितने हाइड्रोजन है? सर 16। प्रोडक्ट की तरफ? सर 12। तो उधर 4 कम है। यस सर। अब आप मुझे बताओ क्या करें? सर 4 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे सर प्रोडक्ट साइड पर। ठीक है, एंड सर 4 ही OH नेगेटिव आयंस ऐड कर देंगे रिएक्टेंट साइड पर। बिल्कुल ठीक बताया आपने, बिल्कुल ठीक। और उसके साथ ही आपकी इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं करना आपने। 2Cl2O7 plus 8H2O2 plus 4OH negative gives 4ClO2 negative plus 8O2 plus 6H2O plus 4H2O और तो टोटल हो गए 10H2O। So, अगर ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है, हाँ ये सिंप्लीफाई हो सकती है। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है। एक बार और राइट करते हैं इसे। Cl2O7 plus 4H2O2 plus 2OH negative gives 2ClO2 negative plus 4O2 plus 5H2O. So this is the balanced equation। पहले तो एक बार चेक कर लीजिए ये बैलेंस्ड है कि नहीं। और अब बताइए मुझे कोई डाउट है तो। ईशा, जतिन, क्षितिज, कुमकुम, फैज, आयुष, बीनी, किसी को भी कोई डाउट है? ईशा क्लियर है? देखिए रिप्लाई नहीं करते आप लोग, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप। संस्कृति आपको क्लियर है? यस सर। रोहित, सान्या, सार्थक, यस सर Yes, sir. Yes, शौर्य sir. कपूर, Yes, sir. याशिका, विशाल भट्ट, Yes, sir. Clear है. चलिए ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर है। किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा मुझसे, कोई हैंड रेज नहीं। ठीक है। टिया और खुशी आपके हैंड रेज्ड हैं, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो डाउट। ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी नहीं करेंगे, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अभी हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी की इक्वेशन है, बोर्ड पे लिख देता हूं। बट दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, उसमें डाउट हो सकता है कुछ लोगों को। P4 plus OH negative gives PH3 plus HPO2 negative. This is in the basic medium. ये इक्वेशन नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में कहीं। P4 plus OH negative gives PH3 plus HPO2 negative. ठीक है? ये इक्वेशन आपको इसी मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करनी है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसे पॉजिटिवली करेंगे। सब लोगों ने नोट कर ली? यस यस सर। यस सर। देखिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एनसीईआरटी में ये इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट दे रखी हो। अगर आप सब लोग एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं, पीछे एनसीईआरटी में 8.19 क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा, ये आप चेक करिए। हो सकता है कुछ बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा हो, खासतौर से ये सब में HPO2 नेगेटिव ही दे रखा है। एनसीईआरटी नहीं खोल के बैठे हुए थे? चलो कोई बात नहीं। आपको मेरा कहने का मतलब है आपके एनसीईआरटी में कुछ भी दे रखी हो, आपको ये वाली बैलेंस करनी है जो मैंने दी है। सबने नोट कर ली? तो मैं अगले टॉपिक पे मूव करता हूं। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। किस किस के स्कूल में हो गया ये चैप्टर? आशी,
आशी मुझे बता सकते हो कि रेडॉक्स के अलावा आपको और क्या पढ़ाया? सर सिलेबस खत्म होने वाला है, बस एच ब्लॉक एंड टी ब्लॉक बचे हैं। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ रेडॉक्स में बैलेंसिंग के अलावा आपको और क्या पढ़ाया? सर बस याद नहीं है? नो सर याद नहीं है। अनन्या आपको याद है? सर मैं लीव पे थी जब ये चैप्टर हुआ। आप लोगों को रेडॉक्स के अलावा द ओनली अदर टॉपिक इन दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। किसी को सुन के याद आ रहा है ऐसा कोई टॉपिक हुआ था सेल्स? यस सर। यस सर। दोनों को याद आ गया, ठीक है। सो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12th में भी आएगा ये टॉपिक, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? किसी को भी मालूम है व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? नहीं? देखो मैं बताता हूं आपको। आप लोगों ने सेल्स नाम तो सुना हुआ है ना? देखिए, दो टाइप की डिवाइसेस होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस which carry out the interconversions between the electrical energy and the chemical energy. अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटरकन्वर्ट करना है, ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ये इंटरकन्वर्जन्स कैरी आउट करने के लिए हमने दो टाइप के डिवाइसेस बनाई, दो टाइप के सेल्स बनाए। एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। अब देखिएगा मैं किस डायरेक्शन पे कौन सा सेल लिखता हूं। अगर आपको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो आपको यूज करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना है तो आपको चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में शायद आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हो, स्पेशली जब आप लोगों ने मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ा था तो रिफाइनिंग की एक टेक्निक पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में शायद आपको देख के याद आ जाए कि एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड इमर्स कर देते हैं, उन इलेक्ट्रोड के बीच में एक बैटरी लगा दी जाती है और हम इस बैटरी से करंट पास करते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम कभी आप लोगों ने पढ़ा है? यस सर। यस सर। ये बताइए क्या लगाया हुआ है? बैटरी। इसका मतलब हम इसके अंदर करंट दे रहे हैं। यस सर। और जब इससे करंट अंदर जाएगा तो अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा। यस सर। यस सर। तो ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, सही है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले सेल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, लेकिन केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाले सेल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में वेरियस अप्लायंसेस को रन करने के लिए बहुत सारे सेल्स और बैटरीज यूज करते हैं, आपको मालूम है। वो सारे सेल्स और बैटरीज जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं। आप रिकॉल करो, जितने भी सेल्स, जितनी भी बैटरीज आप डेली लाइफ में किसी भी अप्लायंस में यूज करते हो वो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए ही तो यूज करते हो, ठीक है। उसके अंदर पहले एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होती है, सही है। जैसे वॉल क्लॉक में यूज होने वाला ड्राई सेल, उसके अंदर पहले एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी से हमारी घड़ी चलेगी, हमारी वॉल क्लॉक चलेगी, ठीक है। इसी तरह से मोबाइल में, फोन्स में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरी, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसके अंदर पहले केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से मोबाइल वर्क करता है, मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उससे, ठीक है। जितने भी सेल्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सभी हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हमें करंट देते हैं, हमें हमारा सर्किट रन करते हैं, सही है। सो एक बार फिर बताइए, हम अपनी डेली लाइफ में कौन से सेल्स यूज करते हैं?
Electrochemical cells. Electrochemical cells. Electrochemical cells are the devices which convert the chemical energy to electrical energy. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वेरियस अप्लायंसेस को रन करने के लिए यूज करी जाती है, ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, और हमें उसी के बारे में पढ़ना है क्लास 11th में। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है ना, इसके बारे में आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। 11th में हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसकी डिटेल्स भी आपको 12th में पढ़ाई जाएंगी। अभी तो हम बहुत कंसाइज में, बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन तो हो गई कि दे आर द डिवाइसेस which they convert chemical energy to electrical energy. Chemical energy to electrical energy. ये तो इसकी डेफिनेशन है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो आप बस इतना डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा कि ये जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ना, जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, ये भी फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कमर्शियल सेल्स और एक होते हैं नॉन कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल्स वो होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, ठीक है। कमर्शियल सेल्स वो सारे सेल्स होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, कॉम्पैक्ट इन साइज होते हैं और सील पैक्ड होते हैं। सील पैक्ड मतलब उन्हें आप चाहे उल्टा करके रख दो या लिटा के रख दो, उनके अंदर से कोई इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल के नहीं गिरेगी, क्योंकि वो सील पैक्ड होती हैं। उनके अंदर सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट यूज होती हैं, ठीक है। अब उनके अंदर कोई लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होती। तो commercial cells are those kind of cells which we can easily use in our daily life because they are portable and we can carry them to different places. जैसे मोबाइल में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरी, वो लिथियम आयन बैटरी एक सील पैक्ड सेल है और वो आप बड़ी लाइट इन वेट है, पोर्टेबल है, आप पॉकेट में रख के उसे घूमते हैं, ठीक है। और आप उसे चाहे मोबाइल को आप सीधा खड़ा करके रख दो या उल्टा रख दो या लिटा के रख दो, मोबाइल की बैटरी लीक तो नहीं करती, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, कमर्शियल सेल्स वो सेल्स हैं जो पोर्टेबल हैं क्योंकि उनका लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज है और सील पैक्ड है। लेकिन नॉन कमर्शियल सेल्स कुछ अलग ही तरह के होते हैं। नॉन कमर्शियल सेल्स में आप देखेंगे दो अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। दे हैव टू डिफरेंट कंटेनर्स। दोनों अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड होती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड किसी एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज्ड होती है, ये दूसरी इलेक्ट्रोड भी किसी दूसरी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज्ड होती है, ठीक है। और एक्सटर्नली इन्हें एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है और इस वायर में दो चीजें लगी होती हैं। एक स्विच लगा होता है, ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगा होता है, और एक वोल्टमीटर लगा होता है। वोल्टमीटर जो हमें इस सेल से मिलने वाली वोल्टेज बताएगा, ठीक है। दिस इज अ वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर का पॉइंटर बनाया है मैंने। तो एक वोल्टमीटर है जो इस सेल से कितनी वोल्टेज मिल रही है वो बताएगा। ये ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा हुआ है और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब लगी होती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये तो मैंने अभी रफ बनाया है, इसको बिल्कुल फेयरली बना के इसकी मैं डिटेल्ड वर्किंग बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कमर्शियल और नॉन कमर्शियल का डिफरेंस बता रहा हूं। आप देखिए, अगर दो अलग अलग कंटेनर हो और उन दो अलग अलग कंटेनर में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट भरी हो और दोनों इलेक्ट्रोड वायर से बाहर कनेक्टेड हो, तो ये पोर्टेबल नहीं है। आप इसे जगह जगह लेके घूम नहीं सकते। दो अलग अलग कंटेनर से पोर्टेबिलिटी नहीं आती। ऐसे सेल्स तो लैब में बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ये बस लैब में या इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इन्हें एक जगह बनाकर रख दिया जाता है और वहीं रखे रखे इनसे करंट ऑब्टेन करा जाता है। तो ये नॉन कमर्शियल सेल्स हैं। दे आर नॉट पोर्टेबल इन नेचर। इन्हें सीधा ही खड़ा करके रखना पड़ेगा, अगर उल्टा करा तो सब गिर जाएगा नीचे, सही है। सो ये याद रखिएगा, नॉन कमर्शियल सेल्स आर पोर्टेबल and they are non-portable and they cannot be carried to different places. They are huge and they are bulkier. But commercial cells portable होते हैं, light in weight होते हैं और सबसे important advantage कि ये किसी भी alignment में use हो सकते हैं। इन्हें आप चाहे सीधा करो, लिटा दो, उल्टा करो, कैसे भी, because ये seal packed है। तो आप इसके example हो गए ड्राई सेल, मर्करी सेल,
मर्करी सेल मालूम है आपको कौन सा होता है? मर्करी सेल वो सेल होता है जो रिस्ट वॉचेस में यूज होता है। आपने सिल्वर कलर का गोल सा सेल देखा होगा, जिसे बटन सेल भी बोलते हैं क्योंकि उसकी शेप बटन जैसी होती है। ठीक है, सो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में डिफरेंस समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. बताना पोर्टेबल कौन से वाले होते हैं इसमें से? Commercial cell. नॉन पोर्टेबल होती हैं। अब क्लास 11th में आपको नॉन कमर्शियल सेल के बारे में पढ़ना है। पहला नॉन कमर्शियल सेल, पहली बार नॉन कमर्शियल सेल किसने बनाया था? देखिए, द क्रेडिट गोज टू टू साइंटिस्ट। दो साइंटिस्ट थे, द इटालियन साइंटिस्ट लुइजी गैल्वेनी, वन ऑफ द साइंटिस्ट वाज लुइजी गैल्वेनी, और एक साइंटिस्ट था एलेजेंड्रो वोल्टा। तो वोल्टा और गैल्वेनी नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन पे स्टडीज करी और ये सेल कंस्ट्रक्ट करे। इसीलिए इन नॉन कमर्शियल सेल्स को वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। वोल्टा एंड गैल्वेनी वर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उनके सरनेम थे। उनके सरनेम्स पे ही हमने ये नाम रख दिया, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल, द फर्स्ट नॉन कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी डिटेल्स और जिसका एक वेल लेबल्ड डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो आज आप लोगों को मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, बट इसे प्रॉपर्ली हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बैलेंसिंग की मैंने एक इक्वेशन दी है, वो पॉजिटिवली कर लीजिएगा। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Thank you, sir.